कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल की तरफ, यहाँ से चले हैं नई मंजिल की तरफ। ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त प्रहलाद थाल और आपकी अपनी दैनिक समसामयिकी की क्लास में आप लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं हाल ही में घटित घटनाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, ना देरी करते हुए अपन अपनी चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। और आज की क्लास का जो अपना पहला प्रश्न है वो है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने तीनों सेनाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए किस जगह एयर डिफेंस कमांड की स्थापना की मंजूरी दी है। दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने तीनों सेनाओं थल सेना, जल सेना और वायु सेना को मजबूत करने के लिए किस स्थान पर एयर डिफेंस कमांड की स्थापना करने की मंजूरी दी है। अपने पास 4 ऑप्शन है, इसमें पहला ऑप्शन है पटना, दूसरा है प्रयागराज, तीसरा है लखनऊ, चौथा है रांची। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है कि प्रयागराज। कहाँ मंजूरी दी है तो है प्रयागराज। कि केंद्र सरकार ने तीनों सेनाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए एयर डिफेंस कमांड की स्थापना की मंजूरी दी है, वो स्थान है प्रयागराज। प्रयागराज के अंदर तीनों सेनाओं का जो मध्य कमांड है, मध्य एयरफोर्स का जो मध्य कमांड है, जिसमें 3 क्षेत्र आते हैं, आगरा, ग्वालियर और बरेली। इन तीनों क्षेत्रों के बीच का जो स्थान है, इस स्थान पे एयर डिफेंस का केंद्रीय मुख्यालय है, जहाँ पे एयर डिफेंस कमांड की स्थापना की जाएगी। दोस्तों, इस क्वेश्चन की व्याख्या की तरफ अपन चलते हैं तो वो है कि अपना जो सही आंसर था प्रयागराज। और एक क्वेश्चन अपना जो कह रहा है वो कह रहा है कि एलएसी और एलओसी पर जारी तनाव के बीच। तो दोस्तों, एलएसी और एलओसी पर जारी तनाव के बीच सरकार तीनों सेनाओं को लगातार तेजी से मजबूत करने पर लगी हुई है। एलएसी चीन से संबंधित है और एलओसी पाकिस्तान से संबंधित है। इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं कि कौन सा स्थान है जिसमें एलएसी आती है और कौन सा स्थान है जहां एलओसी आती है। दोस्तों, पाक अधिकृत जो कश्मीर का हिस्सा है, जो अपने ये मैप देख रहे हैं, इस मैप में जो ये वाला हिस्सा है, इस पे पाकिस्तान ने अपना अधिकार जता रखा है। इस क्षेत्र की जो सीमा लगती है अपनी ये वाली, इस क्षेत्र की जो ये सीमा है, इसको अपन एलओसी बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है, एलओसी बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर क्या होता है दोस्तों? लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर ये होता है कि इसमें जो दोनों देशों की सेनाएं हैं वो आमने सामने होती हैं, फेस टू फेस आमने सामने होती है, और इस पे हथियारों की आवाजाही पर कोई रोक नहीं है। हथियारों के साथ फेस टू फेस एक दूसरे से आमना सामना होता है, वो एलओसी के ऊपर होता है। दोस्तों, इसी के साथ अपन ये भी कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा है, उसको एलओसी कहते हैं। इसके अलावा और क्या कहते हैं दोस्तों? ये उसी सीमा को एलओसी बोला जाता है जो पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत, पाक अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान ने अवैध कब्जा जिस जमीन पर कर रखा है, उस सीमा को ही एलओसी बोला जाता है। बाकी जो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा है, भारत और पाकिस्तान के बीच की जो और सीमा है, इस सीमा का नाम दोस्तों रेड क्लिफ रेखा है। क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा। दोस्तों, रेड क्लिफ के नाम से इस रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण हुआ था 1947 के अंदर, जब भारत और पाकिस्तान दोनों के अलग अलग दोनों का विभाजन हुआ था। उस वक्त जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा खींची गई थी, उस रेखा का नाम सर रेड क्लिफ, जिन्होंने इस दोनों देशों की रेखा विभाजन किया था, उनके नाम पर इस रेखा का नाम रेड क्लिफ रेखा रखा गया था। दोस्तों, एलएसी के बारे में अपन जानकारी लेते हैं। और दोस्तों, जो अपनी रेड क्लिफ रेखा है, इसकी जो कुल लंबाई है वो है 33,323 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 33,323 किलोमीटर। 33,323 किलोमीटर जो रेड क्लिफ रेखा है, इसकी कुल लंबाई है। भारत और पाकिस्तान की सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 33,323 किलोमीटर। तो दोस्तों, अब एलएसी के बारे में जानकारी लेते हैं अपन। एलएसी जो है, ये चीन द्वारा भारत में जो अवैध कब्जा अवैध जो क्षेत्र है, भारत और चीन द्वारा अवैध कब्जा जो क्षेत्र है, उसके बीच की जो सीमा है, उस सीमा को क्या बोलते हैं? एलएसी बोलते हैं। उस सीमा को क्या बोलते हैं? एलएसी बोलते हैं। दोस्तों, इस सीमा की एक खास बात है कि इस पर ना तो सेना होती है
और ना ही अगर सेना होती भी है, उन टुकड़ियों का जब आपस में एक दूसरों का सम्मेलन होता है तो सम्मेलन में हथियार नहीं ले जा सकते। और चीन ने जो हाल ही में जो ये जो घटनाएं हो रही हैं चीन के द्वारा, तो वो इस क्षेत्र को लेके हो रही हैं दोस्तों। कौन से क्षेत्र को? इस क्षेत्र से संबंधित अक्साई चीन, जो चीन द्वारा अवैध कब्जे वाला क्षेत्र है अक्साई चीन, उससे संबंधित लेके हो रही है। और इन दोनों अक्साई चीन और जो भारत के बीच की जो सीमा बनी हुई है, इस सीमा को बोलते हैं अपन LAC। दोस्तों 1992 के अंदर, कब? 1993 के अंदर, 1993 के अंतर्गत दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय समझौते के दौरान इस रेखा का निर्धारण हुआ था। और वैसे भारत और चीन के बीच जो रेखा है, भारत और चीन के मध्य जो रेखा है, इस रेखा की कुल लंबाई है इस रेखा की कुल लंबाई है 3488 किलोमीटर। और इस रेखा को किस नाम से जाना जाता है? इस रेखा को मैकमोहन नाम से जाना जाता है। मैकमोहन जो रेखा है वो भारत और चीन के मध्य की जो रेखा है, उस रेखा को क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा बोलते हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं इसकी व्याख्या क्या बोलती है कि भाई LAC और LOC पर जारी तनाव के बीच सरकार तीनों सेनाओं को लगातार तेजी से मजबूत करने में लगी हुई है। और इसी के तहत अक्टूबर के दूसरे सप्ताह के दौरान प्रयागराज में भारतीय वायुसेना के तहत, किसके तहत? भारतीय वायुसेना के तहत नई एयर डिफेंस कमांड की स्थापना हो सकती है। इस एयर डिफेंस कमांड का गठन भारतीय वायुसेना की मध्य कमान मुख्यालय के साथ किया जाना प्रस्तावित है। दोस्तों अभी अपन ने चर्चा की थी, एयर डिफेंस कमांड का गठन भारतीय वायुसेना की मध्य कमान मुख्यालय में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो इसके अंदर 3 क्षेत्र आते हैं। कौन कौन से? आगरा, बरेली और ग्वालियर। ये जो 3 क्षेत्र हैं, इन 3 क्षेत्रों के मध्य एयर डिफेंस कमांड की स्थापना की जाएगी। दोस्तों इसी कड़ी में अपना जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि पहली तिमाही में भारत की GDP कितने प्रतिशत घट गई? दोस्तों पहली तिमाही में भारत की GDP जो है वो कितने प्रतिशत घट गई? इसमें अपने पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 8.9%, 15.9%, 23.9% और 27.9%। दोस्तों क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले अपन ये जानते हैं कि आखिर GDP कहते किसको है? GDP आखिर होती क्या है? दोस्तों GDP होती है एक देश में एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुएं और सेवाएं वस्तुओं और सेवाओं का जो कुल मूल्य होता है, कुल मूल्य एक देश में एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुएं और सेवाओं का कुल मूल्य है, उस कुल मूल्य को क्या बोलते हैं? सकल घरेलू उत्पाद। इंग्लिश में बोलते हैं इसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को ही शॉर्ट में क्या बोलते हैं अपन? GDP, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। दोस्तों GDP क्या होती है? एक वर्ष के दौरान एक देश के अंदर उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं का जो कुल मूल्य होता है, उस कुल मूल्य को बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद अर्थात ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं GDP। GDP जो होती है वो एक देश की अर्थव्यवस्था का आकलन बताती है। किसी देश की अर्थव्यवस्था के बारे में जानना होता है तो उस देश की GDP के बारे में अपन जानते हैं, तब उस देश की अर्थव्यवस्था के बारे में अपने आप जानकारी मिल जाती है। दोस्तों GDP के अंदर जो पहली तिमाही का मतलब क्या होता है? पहली तिमाही दोस्तों GDP का अपना जो देश का आधार वर्ष है,
देश का जो आधार वर्ष है वो अपन रखते हैं 1 अप्रैल से 1 अप्रैल टू 31 मार्च। इस 1 अप्रैल टू 30 मार्च जो है इसको अपन 4 भागों में बांट के रखते हैं। कितने भागों में? 4 टुकड़ों में बांटते हैं। पहला होता है अप्रैल टू जून। दूसरा होता है जुलाई टू सितंबर। तीसरा होता है अक्टूबर टू दिसंबर। और चौथा जो होता है वो होता है जनवरी टू मार्च। इसमें जो दोस्तों पहली तिमाही था इसको 4 क्वार्टर में अपन ने डिवाइड कर दिया। इसका जो पहला क्वार्टर था वो है अप्रैल टू जून। और अप्रैल टू जून का इसकी पहली तिमाही कौन सी हुई? अप्रैल से, क्योंकि अपना वित्तीय वर्ष जो स्टार्ट होता है वो कब से होता है? 1 अप्रैल से शुरू होता है। और 1 अप्रैल से जून तक का जो 3 माह का समय हो गया उसको बोलेंगे पहली तिमाही। तो पहली तिमाही की जो आंकड़े अभी प्रदर्शित हुए हैं, पहली तिमाही के जो भारत की जीडीपी के प्रति आंकड़े जो प्रदर्शित हुए हैं उन प्रतिशतों में जो भारत की जीडीपी रही है वो -3.9 रही है। कितनी रही है? -3.9। जो अपनी अमेरिका है, अमेरिका और कई देशों से बहुत नीचे, सबसे नीचे वाले स्थान पे जो आया है वो भारत की जीडीपी आई है कि -23.9% सबसे नीची जीडीपी रही है वो भारत की रही है। इसकी व्याख्या के बारे में अपन थोड़ी और जानकारी लेते हैं। तो अपना जो सही आंसर होता है वो 23.9%। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की जीडीपी 23.9% की कमी आई है। कितनी % की कमी आई है? 23.9% की कमी आई है। पिछले 40 सालों में पहली बार जीडीपी में कमी आई है। विश्व बैंक ने इस साल देश की अर्थव्यवस्था में 3.2% कमी आने का अनुमान जताया था। कितना अनुमान जताया था? तो 3.2% कमी आने का अनुमान जताया था, लेकिन कमी आई कितनी है? -23.9%। दोस्तों इस कमी के पीछे का जो रीजन है वो ये है कि जब से कोविड-19 महामारी की वजह से लॉकडाउन जैसी स्थिति पैदा हुई थी तो भारत जैसे देश को 2 महीने लॉकडाउन रखा गया था, जिसकी वजह से भारत का हर क्षेत्र जो आर्थिक क्रिया से संबंधित है, वो हर क्षेत्र जिससे अर्थव्यवस्था को जो सपोर्ट करता है वो हर क्षेत्र उस 2 महीने के अंदर बंद रहा था, जिस वजह से भारत की जीडीपी की जो ग्रोथ रेट थी 2 महीने बंद रहने के कारण -23.9% रही है। दोस्तों इस क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के इस क्षेत्र में सिर्फ एक क्षेत्र ऐसा था जिसका जो ग्रोथ रेट था वो प्लस में रहा है, बाकी हर सेक्टर का जो ग्रोथ रेट है वो माइनस में रहा है। जो प्लस में जिस सेक्टर का रहा है वो है कृषि। कृषि एकमात्र ऐसा सेक्टर था जिसकी ग्रोथ रेट है वो प्लस में रही थी। कितनी रही थी? 3.4%। कृषि को छोड़कर बाकी हर सेक्टर में ये माइनस में रही है। इस वजह से देश की अपनी जो जीडीपी है पहली तिमाही के अंदर वो रही है -23.9%। दोस्तों हो सकता है इसमें आगे सुधार होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जब सब बंद था तो उस दौरान जो जीडीपी है वो जाहिर सी बात है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था में इनका सभी का कोई योगदान नहीं था, क्योंकि कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जो हर वक्त चलता रहता है, जिसमें ना कोई लॉकडाउन का प्रभाव पड़ने वाला था ना किसी और का। तो कृषि अपना काम कंटिन्यूटी बेसिस चल रही थी, इसलिए इसका जो ग्रोथ रेट है वो प्लस में है। बाकी जितने भी सेक्टर हैं जो बंद थे, जिनमें कोई प्रकार का काम नहीं हो रहा था, ना कोई लेबर थी ना कोई कुछ और था, इस वजह से बाकी जो सेक्टर थे वो सारे माइनस की तरफ चले गए, नीचे तरफ चले गए, और जिनसे संबंधित जीडीपी अपने आप देश की जीडीपी जो है वो नीचे चली गई। दोस्तों आगे देखते हैं क्या बोलते हैं कि IMF। दोस्तों IMF ने जीडीपी में 4.5 से 4% कमी आने की उम्मीद जताई थी। IMF क्या होता है दोस्तों? IMF अपन इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंटरनेशनल मनी फंड, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा जो कोष है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। कब हुई थी? 1944 में। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है दोस्तों? इसका मुख्यालय जो है वो है वॉशिंगटन डीसी में। वॉशिंगटन डीसी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो IMF ने जीडीपी में 4.5 से लेकर 4% की गिरावट तक की संभावनाएं व्यक्त की थी, लेकिन एक्चुअल में जो स्थिति निकल के सामने आई वो ये आई कि
-23.9% की इसमें कमी दर्ज की गई। दोस्तों इसमें तो अपन एक चीज और जानते हैं कि अपने जो जीडीपी के आंकड़े हैं वो कौन जारी करता है। जीडीपी के आंकड़े कौन जारी करता है? जीडीपी के जो आंकड़े जारी करता है जीडीपी के जो आंकड़े जारी करता है वो करता है सीएसओ। सीएसओ के इस जिसकी फुल फॉर्म क्या है? जिसकी फुल फॉर्म है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसको अपन इंग्लिश में बोल सकते हैं सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस। क्या बोल सकते हैं? सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस। और हिंदी में क्या बोलते हैं? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। दोस्तों जो सांख्यिकी जो कार्यालय है इसका कार्य एक ही है कि अपने राष्ट्रीय आय की गणना करना और जीडीपी के आंकड़े जारी करना। तो जीडीपी के आंकड़े जारी कौन सी संस्थान करती है? तो वो है सीएसओ। सीएसओ द्वारा ही जीडीपी के आंकड़े जारी किए जाते हैं। दोस्तों इसी कड़ी में अपन अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अपना अगला क्वेश्चन है कि ओणम त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? ओणम जो त्योहार है वो किस प्रदेश में मनाया जाता है? दोस्तों इसमें अपने पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है झारखंड, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है केरल, चौथा है मध्य प्रदेश। दोस्तों अपना जो 4 ऑप्शन अपने सामने दिए हुए हैं तो इनमें से ओणम त्योहार कौन से में मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है केरल में। कहाँ मनाया जाता है? केरल में। केरल में कब मनाया जाता है? दोस्तों श्रावण मास जो आता है, श्रावण मास की त्रयोदशी के दिन को मनाया जाता है। और अपन माह की बात करें तो माह आता है इसमें अगस्त या सितंबर के मध्य में कभी भी ओणम का त्यौहार है वो केरल में मनाया जाता है। ओणम का त्यौहार मनाने के पीछे इनका रीजन ये है कि महाबली नाम का एक असुर राजा हुआ करता था। केरल में महाबली नाम का एक असुर राजा हुआ करता था जिसके सम्मान में हर वर्ष ये लोग ये ओणम पर्व मनाते हैं। दोस्तों ओणम पर्व पर इनकी एक खास बात और होती है कि इस वक्त वहाँ फसल पक चुकी होती है। जो कौन सी केरल की फसलें होती हैं उनसे वहाँ काली मिर्च होती है, चाय होती है, अदरक होती है, इलायची होती है, धान की फसल होती है, ये सब वहाँ पक चुकी होती हैं और उन फसलों के पकने के स्वरूप भी ये पर्व वहाँ मनाया जाता है। इस पर्व के दौरान वहाँ क्या क्या क्रियाएं होती हैं? तो उनमें एक होती है नौकायान। सरप नौकायान बोलते हैं उसको। पानी के अंदर नौका तेजी से चलाते हैं। एक तो नौकायान की प्रतियोगिता होती है। दूसरा वहाँ का जो नृत्य है, जो वहाँ का नृत्य है वो किया जाता है वहाँ पे, फेमस नृत्य। इसकी व्याख्या के अपन बारे में जानकारी लेते हैं कि केरल, अपना जो सही आंसर था वो था केरल। ओणम त्योहार केरल प्रदेश में मनाया जाता है। ओणम को खास तौर पर खेतों में फसल की जो अच्छी उपज के लिए मनाया जाता है। ओणम दक्षिणी भारत में विशेषकर केरल राज्य के का त्योहार है। और ओणम पर खास तौर पर चावल, नारियल, दूध और गुड़ डालकर खीर बनाई जाती है। दोस्तों केरल का जो नृत्य है वो है कथकली नृत्य भी इसी दौरान वहाँ पे किया जाता है। ये प्रतियोगिता रखी जाती है कथकली की और इस दौरान वहाँ पे किया जाता है। दोस्तों अपने इससे आगे वाला जो क्वेश्चन है अपना वो है कि राष्ट्रीय लोक वित्त नीति संस्थान NIPF का निदेशक नियुक्त कब किया गया? राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान NIP का निदेशक नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? तो वो अपना आंसर है, 4 ऑप्शन अपने पास दिए हुए हैं। पिनाकी चक्रवर्ती, विरल आचार्य, उर्जित पटेल, हितेश शर्मा। दोस्तों सबसे पहले अपन ये जानते हैं कि राष्ट्रीय लोक वित्त नीति संस्थान है क्या। दोस्तों राष्ट्रीय लोक नीति वित्त संस्थान ये है, इसका जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1976 में। स्थापना कब हुई थी इसकी? इसकी जो स्थापना हुई थी 1976 में। इसका मुख्यालय क्या है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। इसके गठन
ये जो राष्ट्रीय लोक वित्त नीति संस्थान है एक स्वायत्त शासित संस्थान है। कौन सा संस्थान है? स्वायत्त शासित संस्थान है। इसके गठन में 3 का बहुत बड़ा योगदान है। पहला तो था अपना वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, उसके बाद था पूर्ववर्ती योजना आयोग, जो अभी योजना आयोग का नाम बदल के क्या रख दिया है? नीति आयोग। योजना आयोग। और इसके साथ ही जितने भी राज्य थे सभी राज्यों ने मिलकर इसका गठन किया है। इसमें 3 थे, गठन में वित्त मंत्रालय था, पूर्व योजना आयोग था और सभी राज्य थे, इन्होंने मिलकर राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान का गठन किया है, गठन में था। और इसका जो कार्य है, इसका जो मुख्य कार्य है वो क्या है? इसका कार्य है सार्वजनिक नीति तैयार करना, सार्वजनिक नीति के बारे में अनुसंधान करना, राष्ट्रीय नीति के बारे में अनुसंधान करना व राज्यों व केंद्र को उससे संबंधित रिपोर्टें भेजना। दोस्तों राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान का जो है अभी इस जो अपने बारे में इसमें चर्चा की है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1976 में हुई थी। कब हुई थी? 1976 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। इसके गठन में वित्त मंत्रालय, पूर्व योजना आयोग, सभी राज्यों ने मिलकर इसका गठन किया है। और इसका जो कार्य है वो राष्ट्र सार्वजनिक नीति का अनुसंधान करना व राज्य व केंद्र को उसकी रिपोर्ट प्रेषित करना। दोस्तों इस संस्थान का जो निदेशक नियुक्त किया गया है वो किसे नियुक्त किया गया है? अपने पास 4 ऑप्शन है, पिनाकी चक्रवर्ती, वीरल आचार्य, उर्जित पटेल और हितेश शर्मा। दोस्तों इन 4 ऑप्शनों में से अपना जो सही आंसर होगा इसका वो है पिनाकी चक्रवर्ती। कौन है? पिनाकी चक्रवर्ती। ये जो आपने सामने तस्वीर देख रहे हैं पिनाकी चक्रवर्ती की, इसकी व्याख्या के बारे में अपन जानकारी लेते हैं थोड़ी कि सही आंसर अपना था पिनाकी चक्रवर्ती। अर्थशास्त्री पिनाकी चक्रवर्ती को राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया है। ये 15 अक्टूबर से कार्यभार संभालेंगे। कब से संभालेंगे दोस्तों? 15 अक्टूबर से कार्यभार संभालेंगे। और चक्रवर्ती रतिन रॉय का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? चक्रवर्ती रॉय का स्थान लेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व जो गवर्नर है, क्या नाम है उनका? उर्जित पटेल। उर्जित पटेल ने हाल ही में NIPF के चेयरमैन का पद संभाला है। पिछले ही महीने इन्होंने उर्जित पटेल ने IMF का इसका NIPF के चेयरमैन का पदभार संभाला है। और जो अभी इसके निदेशक का संभाल रहे हैं वो है अपने पिनाकी चक्रवर्ती, जो चक्रवर्ती रतिन रॉय का स्थान लेंगे। दोस्तों इसी कड़ी में जो अपना अगले वाला क्वेश्चन है वो है कि टूर डू फ्रांस प्रतियोगिता किसने जीती है? टूर डू फ्रांस प्रतियोगिता में किसने जीत दर्ज की है? अपने पास 4 ऑप्शन है, अलेक्जेंडर क्रिस्टोफ, रेवेन रोज, क्रिस्टोफ स्लेरियो और जोनाथन लीग। दोस्तों आप अपने ऑप्शन में सही आंसर की देखिए। इतने में मैं आपको बारे में थोड़ा बताता हूं कि टूर डी फ्रांस प्रतियोगिता आखिर है क्या और कहां आयोजित की जाती है। दोस्तों टूर डी फ्रांस प्रतियोगिता है, ये एक साइकिल रेस है, साइकिल दौड़ है। और इसकी जो कुल लंबाई जो है इस किलोमीटर की, भी इस रेस की कुल लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो आप सोचेंगे 3540 किलोमीटर, 3540 किलोमीटर लंबी ये रेस होती है। इसके कुल 21 चरण होते हैं। इसके बारे में मैं थोड़ा बताता हूँ आपको टूर डी फ्रांस के बारे में। ये क्या है? ये एक साइकिल रेस है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई इसकी है 3540 किलोमीटर। कितने चरणों में पूरी होती है? 21 चरणों में इसको कंप्लीट किया जाता है। इसके 21 चरणों में बांट रखा है। और पहले चरण में हर चरण का समय निश्चित होता है। हर चरण का समय क्या होता है? निश्चित होता है कि इतने समय के अंदर अगर आप वहां आपने उस चरण को कंप्लीट कर लिया तो आप क्वालिफाई हो, वरना आप डिस्क्वालीफाई हो, दौड़ से बाहर हो। दोस्तों ये जो टूर डी फ्रांस का इसका जो रूट है,
इसका जो रूट है वो पहाड़ों से, मैदानों से, चट्टानों से, जंगलों से निकलता है। ये 3,540 किलोमीटर की जो दौड़ है, इसमें पहाड़ हैं, चट्टाने हैं और पहाड़ी जंगल आ गए, सारी चीजें इसमें सम्मिलित की हुई हैं। और इसमें बताते हैं कि इसमें एक दौड़ करने वाला जो साइकिलिस्ट होता है, साइकिल चलाने वाला जो इसमें प्रतियोगी होता है, जो जीतने वाला होता है, वो इतनी ऊंचाई तय कर चुका होता है अपने साइकिल से कम 5 बार आप एवरेस्ट फतेह करके वापस आ सकते हैं। दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं अपन। इसका जो सही आंसर था, सबसे पहले तो उसकी चर्चा करते हैं, तो वह है इसमें अलेक्जेंडर क्रिस्टिफो। अलेक्जेंडर क्रिस्टिफो ने ये जो टूर डी फ्रांस प्रतियोगिता है इसमें जीत दर्ज की थी। दोस्तों इसमें एक चीज और भी है कि ये दौड़ चाहे कहीं से भी शुरू हो, लेकिन ये जो खत्म होती है, इसका अंतिम जो बिंदु होता है, अंतिम बिंदु जो होता है इस दौड़ का, वो पेरिस होता है, पेरिस फ्रांस। ये इस दौड़ का अंतिम बिंदु होता है। प्रारंभ ये कहीं से भी हो सकती है, प्रारंभ जो है वो कहीं से भी हो सकती है, लेकिन इसका जो अंतिम बिंदु होगा वो होगा पेरिस टू फ्रांस। दोस्तों इसकी व्याख्या के बारे में अपन थोड़ी चर्चा करते हैं। तो इसकी व्याख्या है कि अलेक्जेंडर क्रिस्टोफ, जो अपना सही आंसर था, ने टूर डी फ्रांस वार्षिक एकाधिक चरण साइकिल दौड़ का शुरुआती चरण जीता है। कौन सा चरण जीता है? अभी शुरुआती चरण जीता है दोस्तों। द टूर डी फ्रांस फ्रांसीसी रिवे शहर नीस से शुरू हुआ है। दोस्तों अभी अपन ने बात चर्चा की थी कि ये शुरू ही कहीं से भी हो सकता है, लेकिन इसका जो अंतिम बिंदु होगा वो हमेशा पेरिस, फ्रांस का जो पेरिस शहर है वो होगा। दोस्तों इसके बारे में अपन आगे चर्चा करते हैं कि कोविड-19 महामारी के कारण टूर में 2 महीने की देरी हुई है। कितने महीने की देरी हुई है दोस्तों? 2 महीने की देरी हुई है। 1909 में अपनी स्थापना के बाद, दोस्तों ये दौड़ जो है वो 1909 से स्टार्ट है, मतलब 1903 के बाद ये हर वर्ष आयोजित की जा रही है, लेकिन इस दौड़ को अभी तक सिर्फ 2 ही मौकों पर रोका गया है। वो 2 मौके कौन से थे? 2 विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। इन 2 ही विश्व युद्धों की वजह से ये प्रतियोगिता अभी तक स्थगित हुई है। बाकी इस प्रतियोगिता को अभी तक स्थगित नहीं किया गया है, कोई भी कारण रहा हो, लेकिन ये प्रतियोगिता अभी तक स्थगित नहीं हुई है। दोस्तों इसमें अब अगले वाला जो क्वेश्चन है अपना, उसमें लेते हैं कि भारत वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत किस स्थान पर है। दोस्तों भारत वैश्विक नवाचार सूचकांक सूचकांक में भारत किस स्थान पे है? अपने पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 28वें, 38वें, 48वें व 58वें। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है अपना है वो है 48वें पे। कौन से पे? 48वें पे। कौन से स्थान पे है? तो वह 48वें में। वैश्विक नवाचार सूचकांक में पहली बार भारत को शीर्ष 50 देशों में शामिल होने में सफलता मिली है। दोस्तों नवाचार में अभी जो लॉकडाउन की प्रक्रिया चल रही है, अभी अपने देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेक इन इंडिया, तो मेक इन इंडिया की वजह से ही जो नवाचार हो रहे हैं देश में, नए अपने जो प्रतिभाएं हैं, वो प्रतिभाओं के प्रदर्शन की वजह से रोज नए बिजनेस उठ के आ रहे हैं, रोज नए व्यक्ति अपनी प्रतिभाओं को सामने प्रदर्शित कर रहे हैं, नए नवाचार सामने आ रहे हैं। तो इस वजह से जो अपने देश की जो रैंकिंग थी वो टॉप 15 के अंदर आ गई है। अभी वर्तमान में 48वें स्थान पे है। दोस्तों वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक के द्वारा तैयार किए गए सूचकांक में 131 देशों से जुड़े। दोस्तों इस सूची में कुल कितने देश जुड़े थे? तो वो थे अपने 131 देशों से जुड़े ताजा वैश्विक रुख और वार्षिक नवाचार रैंकिंग दर्शाए गए हैं। कितने दर्शाए गए हैं? 131 देशों के रैंकिंग दर्शाई गई है, जिसमें भारत का 48वां स्थान है। 2019 के मुकाबले 4 स्थानों का उछाल लेते हुए। तो दोस्तों 2019 में कौन सा स्थान था? 2019 में इसका था 52वां स्थान था। उछाल लेते हुए भारत की रैंकिंग 48 दर्ज हुई है। दोस्तों 133 देश थे, 2009 के अंदर 52वां स्थान था, और 2020 में अपन ने जो लिया है वो है 48वां स्थान। तो दोस्तों इसी सूची में जो अपना अगला क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में किस केंद्रीय सुरक्षा बल ने पेंशन भोगियों के लिए पेंशन कॉर्नर मोबाइल ऐप विकसित किया है। दोस्तों कौन से केंद्रीय सुरक्षा बल ने हाल ही में पेंशन भोगियों के लिए
पेंशन कॉर्नर नामक मोबाइल ऐप को विकसित किया है। अपने पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आईटीबीपी ने, सीआरपीएफ ने, एसएसबी ने और सीआईएसएफ ने। दोस्तों 4 ऑप्शन है, इनमें जो सही आंसर अपना है वो है सीआरपीएफ ने हाल ही में केंद्रीय पेंशन भोगियों के लिए पेंशन कॉर्नर मोबाइल ऐप विकसित किया है। सॉरी दोस्तों, सीआरपीएफ ने सीआईएसएफ ने इसमें किया है। हाल ही में सीआईएसएफ ने केंद्रीय सुरक्षा बल में पेंशन भोगियों के लिए मोबाइल ऐप विकसित किया है। इस मोबाइल ऐप को सीआईएसएफ द्वारा पेंशनधारियों तक पहुंचाने और उन्हें वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए तैयार किया गया है। क्या किया गया है कि सीआईएसएफ ने केंद्रीय सुरक्षा बलों से पेंशन भोगियों, जिन लोगों ने पेंशन जो आर्मी मैन हैं, जो सीआईएसएफ के जवान हैं जिन्होंने पेंशन ले ली है, उन पेंशन लेने वाले व्यक्तियों के लिए ये ऐप लाया गया है कि जो अभी पेंशन पे हैं, वो सेवा नहीं दे रहे हैं, उन लोगों के लिए ऐप है। और इस ऐप में क्या होता है, इस ऐप में ये हो रहा है कि जो उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए, मतलब उनको डिजिटल हर चीज़, जैसे मोबाइल, उनके पेंशन जो आती है वो खाते में आएगी, लेकिन आज के बाद वो कहाँ आएगी, आज के बाद वो इनके ऐप के अकॉर्डिंग उनको मिलेगी। और इसी के माध्यम से वो लेन देन का जो सारा काम है वो ऐप के माध्यम से ही करेंगे, ताकि वो ऑनलाइन डिजिटल फॉर्म पे आ सकें। इस ऐप को लाने के पीछे का जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था। दोस्तों अपना जो आगे वाला क्वेश्चन है इसी सीरीज में वो है कि हाल ही में भारत के किस भारतीय पूर्व एथलेटिक कोच का निधन हो गया है। दोस्तों अपने पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है अर्जुन सिम्हा, दूसरा है कमलेश शर्मा, तीसरा है पुरुषोत्तम राय और चौथा है देवेंद्र सिंह। दोस्तों इन 4 में से जो अपना सही आंसर है वो है पुरुषोत्तम रॉय। वो एथलेटिक कोच हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इसकी व्याख्या के बारे में अपन थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों अपना जो सही आंसर था वो था पुरुषोत्तम रॉय। हाल ही में पुरुषोत्तम रॉय भारत में किसी कोच को दिए जाने वाला सर्वोच्च द्रोणा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों अभी जो हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया था, तो वो था अपना 29 अक्टूबर। कब था? 29 अगस्त को मनाया गया था। और उसी राष्ट्रीय खेल मौके के ऊपर इनको राष्ट्रीय द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्होंने ओलंपियन क्वार्टर मिलर वंदना राव, हेमपेथलेटी प्रेमिला अयप्पा, अश्विनी नचंपा, मुरली कट्टन, एम के आशा, इबी साइला, रोजा कुट्टी और जीजी प्रमिला जैसे शीर्ष एथलीटों को तैयार किया था। किन किन को तैयार किया था? हेमपेथलेट प्रमिला, मिलर वंदना राव, अयप्पा प्रमिला अयप्पा, अश्विनी नचंपा, मुरली कुट्टन, एम के आशा, इबी साइला, रोजा कुट्टी और जीजी प्रमिला जैसे शीर्ष एथलीटों को तैयार करने का श्रेय जाता है वो जाता है पुरुषोत्तम रॉय को। दोस्तों इसी कड़ी में जो अपना अगला क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा हाल ही में भारत और किस देश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 14वीं रक्षा नीति वार्ता आयोजित की है? कौन सी की है? 14वीं रक्षा नीति वार्ता आयोजित की है। किसके माध्यम से की है दोस्तों? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के। कोविड-19 की वजह से आजकल हर देश है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर है। हर देश की जो बैठकें हो रही हैं, जितनी भी राज्य सरकार केंद्र सरकार के मध्य बैठकें हो रही हैं, वो सारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो रही हैं। तो अभी जो रक्षा के भारत और रक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में रक्षा नीति वार्ता जो है वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई है। तो कौन से देश के साथ हुई है? अपने पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है नेपाल, दूसरा है रूस, तीसरा है चाइना, चौथा है सिंगापुर। तो दोस्तों अपना इसमें जो सही आंसर है वो है सिंगापुर। सिंगापुर के साथ हाल ही में 14वीं रक्षा नीति वार्ता का आयोजन किया गया है। दोस्तों इसकी व्याख्या के बारे में अपन जानते हैं। तो इसका अपना जो सही आंसर था वो था सिंगापुर। 14वीं रक्षा नीति वार्ता जो है उसकी अध्यक्षता किसने की थी? रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार और सिंगापुर के समकक्ष चेन हेंग। भारत के रक्षा सचिव कौन थे? तो भारत के रक्षा सचिव हैं डॉक्टर अजय कुमार और जो सिंगापुर के थे वह चेन हेंग के द्वारा की गई है। ये 14वीं रक्षा नीति वार्ता की अध्यक्षता भारत के रक्षा सचिव हैं डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा और सिंगापुर में जो उनके समक्ष हैं, रक्षा सचिव के समकक्ष हैं, चेन हेंग के द्वारा की गई है। इस वार्ता का जो मुख्य उद्देश्य था इन दोनों के बीच आपसी रक्षा सहयोग के साथ साथ राजनीतिक मुद्दों और भू राजनीतिक घटनाक्रमों पर चर्चा करने के लिए एक नियमित मंच प्रदान करना है। दोस्तों ये जो बैठक हुई है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो आपस में रक्षा सहयोग और उसके साथ साथ
राजनीतिक मुद्दों और भू राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा करने के लिए एक नियमित मंच प्रदान करने के लिए ये जो बैठक हुई है वो हुई है दोस्तों। इस अपना जो ये आज की कड़ी का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कि किस देश द्वारा भारतीय डॉक्टर कोटनिस जो भारतीय डॉक्टर थे इनकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। किस देश द्वारा भारतीय डॉक्टर कोटनिस की प्रतिमा स्थापित की जाएगी? अपने पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा है भारत, तीसरा है पाकिस्तान, चौथा है चीन। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चाइना द्वारा हाल ही में भारतीय डॉक्टर कोटनिस की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। दोस्तों इसकी पीछे रीजन ये है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1935 से 1944 के बीच, तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने डॉक्टर कोटनिस को चाइना में उनकी मदद के लिए भारतीय मेडिकल जो भारतीय डॉक्टर थे उनको वहाँ चाइना में भेजा था, ताकि विश्व युद्ध के दौरान वहाँ पर जो घायल सेना है या फिर जो घायल युद्ध में जो भी घायल हो रहे हैं, चाहे व्यक्ति हो सेना हो, तो उनकी सहायता के लिए उनकी सेवा कर सकें। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उनको द्वितीय विश्व युद्ध में वहाँ भेजा था। और इनके कार्य को देखते हुए, उनकी सेवा भाव को देखते हुए चाइना सरकार ने इनको कोटनिस की प्रतिमा स्थापित करने के लिए वहाँ की जा रही है। दोस्तों अपना सही आंसर था वो चीन था। डॉक्टर द्वारकानाथ, इनका पूरा नाम क्या है दोस्तों? डॉक्टर द्वारकानाथ द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चीन की मदद करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भेजी गई चिकित्सा टीम का एक हिस्सा थे। बाद में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए। दोस्तों जब वो यहाँ से भेजे गए थे तब वो भारतीय थे, लेकिन वहाँ जाने के बाद उन्होंने चीन की नागरिकता ले ली और वहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसमें उन्होंने वहाँ की सदस्यता ग्रहण करके उसमें शामिल हो गए थे। दोस्तों आज की जो महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन थे वो ये थे यही। तो आज के लिए मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में। आज के लिए राम राम।